Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, today in this video we will see the question answer of How Soon Hate Time by John Milton. Friends, in previous video we have already discussed this poem line by line and we also see uh, इस पोएम के ऑल की पॉइंट्स. जैसे कि यह पोएम जो है वो इटालियन सोनेट के फॉर्मेट में लिखा गया है. टोटल 14 लाइन्स है, जिसमें से 8 जो लाइन है फर्स्ट 8 स्टांजा, उसमें जॉन मिल्टन ने अपने 23 ईयर्स एज को बताया है कि किस तरह से उनका 23 ईयर्स एज ऐसे ही बीत गया, लेकिन वो कुछ भी अभी तक अचीव नहीं कर पाए. और 6th लाइन में सेस्टेस्ट में उन्होंने बताया है कि खुद को सेल्फ सरेंडर किया है गॉड को, कि चाहे वो कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, उनके लाइफ में जो होगा वो गॉड जरूर देंगे, बस वो कंटिन्यू मेहनत करते ही रहे. तो इस तरह से उस पोएम को बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने लाइन बाय लाइन समझा था. सारे की पॉइंट्स भी देखे थे कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं और राइम स्कीम क्या है, ये सब बहुत अच्छे से हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था. अब चलिए इस वीडियो में उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं कि किस तरह से एग्जाम में पूछा जाए तो आप आंसर कर सको. सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो टॉपिक है वो बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 2 पेपर 2 का यूनिट नंबर 2 का एक सेक्शन है. तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सेमेस्टर एग्जाम में फ्रेंड्स. क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल एप्रिसिएशंस ऑफ हाउ सून हेट टाइम बाय जॉन मिल्टन. मतलब इस पोएम का जो 14 लाइन का जो मीनिंग है उसको आपको क्रिटिकल एनालिसिस करके लिखनी होगी. और में पूछा जाएगा डिस्कस सेंट्रल आइडियाज और थीम ऑफ हाउ सून हेट टाइम बाय जॉन मिल्टन. तो ये चारों क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन उठा के दे दिए जाएंगे, तो आपको आंसर करनी होगी. तो आपको किस तरह से आंसर करनी है वो देखिए. तो वेरी फर्स्ट मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जिस टॉपिक का जो राइटर है उसके बारे में थोड़ी इंट्रो आपको लिखनी है, विथ उनका जो टाइम पीरियड है उसको भी याद करना है. जैसे कि जॉन मिल्टन, इनका टाइम पीरियड है 1608 to 74. वाज अ पोइट, थियोलॉजियन एंड पोलेमिस्टिक्स. जॉन मिल्टन एक पोइट, थियोलॉजियन एंड पोलेमिस्टिक्स मतलब विवादवादी थे. He served as a civil servant for the Commonwealth of England under the Council of State and later under Oliver Cromwell. जो जॉन मिल्टन है वो एक सिविल सर्वेंट भी रह चुके थे इंग्लैंड के अंडर द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड ऑलिवर क्रॉमवेल उस समय के जो राजा थे उसके अंडर. ही रोट many works in which his notable works is Paradise Lost, which is most famous work of John Milton, then Areopagitica, Lycidius, Samson Agonist and How Soon Had Time etc. तो इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं फ्रेंड्स, जिसमें से ये जो वर्क है वो मोस्ट नोटेबल वर्क इनके रहे हैं. He wrote based on genres of poetry, pamphlet, treatise and his subject is based on religious and political freedoms. और ये कौन कौन से जॉनरा पर बेस्ड अपना वर्क लिखते थे? पोइट्री लिखते थे, पम्फलेट लिखते थे, ट्रीटाइज लिखते थे, और इनका जो लिखने का जो सब्जेक्ट रहता था वो बेस्ड रहता था रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फ्रीडम पर. तो आपको फर्स्ट स्टांजा में जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ी इंट्रो लिखनी है. देन सेकेंड स्टांजा में आपको लिखनी है फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाउ सून हैड टाइम इज अ सोनेट. कौन सा सोनेट? इटालियन सोनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन. जो हाउ सून हैड टाइम है वो एक इटालियन सोनेट है जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है. In this poem, Milton uses many literary devices such as metaphor, personification, alliteration, assonance, etc. और इस पोएम में जॉन मिल्टन ने
कई लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है, जैसे कि मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एसोनेंस। और कहाँ कहाँ किया है, जब आप पोएम को पढ़ोगे, देखोगे, तब आपको समझ में आएगी। Milton primarily uses metaphor to describe the passage of time and process of aging. मिल्टन इस पोएम में मेटाफर का यूज किया है। मेटाफर का क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने इस पोएम में टाइम को जॉन मिल्टन के एज से कंपैरिजन किया है। मतलब जो टाइम होता है वो चोर की तरह उनके एज को चुरा के ले जाता है। तो यहाँ पे मेटाफर इन्होंने टाइम और एज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया है। In this poem, a speaker reflects on the rapid passage of time and expresses an anxiety about not achieving significant accomplishment in his youth. और इस पोएम में जो जॉन मिल्टन है, जो स्पीकर हैं, वो बताए हैं कि किस तरह से फास्ट तरीके से टाइम गुजर जाता है उनके लाइफ का, और वो अपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं अपनी यूथ के दौरान। While finding solace in his belief that his life's works is part of a larger divine plan. Essentially, it is a poem about the fear of not fulfilling one's potentials before time run out, with a strong undercurrent of religious faith. और आगे मिल्टन बताते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे प्लान किए थे, लेकिन उनका प्लान अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है, और वह 23 इयर्स के हो चुके हैं। किस तरह से टाइम उनका एज को चुरा के ले गया और अभी तक वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं, उनका वो डर सता रहा है। फिर आगे है, इन दिस पोएम मिल्टन हाउ सून हैड टाइम, a poem about the fear of failing to accomplish something meaningful in life. मतलब इस पोएम में जॉन मिल्टन ने अपने डर को दिखाया है कि किस तरह से वह अपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाए हैं और उनका यूथ धीरे धीरे गुजरता ही चला जा रहा है। इन द फर्स्ट 8 लाइन the speaker complains that he has reached the ripe old age of 23 without doing much of NOT ई नहीं होगा यहाँ पे। और शुरू के जो 14 लाइन के शुरू के जो 8 लाइन होता है फ्रेंड्स, उसमें स्पीकर जॉन मिल्टन बोलते हैं कि किस तरह से उनका जो राइप ओल्ड एज है, मतलब यूथ का जो एज है 23 इयर्स, वह किस तरह से बीत गया, लेकिन वह अभी तक अपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाए हैं। In making this complaint, the speaker suggests that the value of his life depends on his action and more specifically his accomplishment, though he will complicate this assertion by the end of the poem. और वो बताते हैं मिल्टन कि उनका जो लाइफ है वो लाइफ का जो एक्शन है वो डिपेंड करता है उनके अकॉम्प्लिशमेंट पे कि वह लाइफ में क्या क्या किए हैं। तो फाइनली 8 लाइन में उन्होंने अपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया, ऐसे ही टाइम उनका एज को चुरा के ले गई और अभी तक वो कुछ नहीं कर पाए, उसके बारे में जॉन मिल्टन ने बताया है। देन 6 लाइन में सेल्फ सरेंडर किया है। तो क्या बोले हैं, इन द पोएम्स फाइनल 6 लाइन द स्पीकर ऑफर्स himself a kind of correction to the position he had established in the prior lines. और फाइनली 6 लाइन में अपने आप को सेल्फ सरेंडर किया है गॉड के सामने। नो मैटर हाउ हार्ड ही स्ट्रगल टू accomplish something grand, he will do it when and only when God want him to। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे 6 लाइन में बोलते हैं कि वो कितना भी स्ट्रगल क्यों ना कर ले,
गॉड जो उनके लिए चाहते हैं वही होगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रगल क्यों ना कर ले। आगे है फ्रेंड्स, Indeed, he suggests that God has already determines his lots। और वो बोलते हैं फाइनली कि गॉड खुद एक ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं उनके लिए, तो उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। गॉड हैज़ ए प्लान फॉर हिम, गॉड उनके लिए खुद प्लान बना रहे हैं। एंड द स्पीकर विल नथिंग मोर एंड नथिंग लेस देन व्हाट गॉड इंटेंड। और चाहे स्पीकर कितना भी कर ले नहीं करे, जो गॉड चाहेंगे वो स्पीकर को मिलेगा। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन है वो सेल्फ सरेंडर किए हैं कि गॉड जो चाहेंगे वही होगा, चाहे हम कितना भी एफर्ट अपने लाइफ में क्यों ना कर लें। फिर आपको कंक्लूजन का पार्ट लिखना है और जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे कि दज, इस प्रकार द कंक्लूजन और सेंट्रल आइडियाज और थीम ऑफ दिस पोएम is expresses a sense of acceptance that while time may seem to be passing quickly and leaving him with little accomplished, he ultimately trusts in God's plan and will fulfill his great tasks in due time. Even if it appears he is not at the peak of his abilities, essentially he submit to God's टाइमिंग एंड पर्पज ऑफ हिज लाइफ। और कंक्लूजन में लिखना है कि इस प्रकार से इस पोएम का जो कंक्लूजन है या फिर सेंट्रल आइडिया या फिर थीम है वो एक्सप्रेस कर रहा है खुद को जो आप हैं वो एक्सेप्ट कीजिए और परेशान नहीं होइए। गॉड ने आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लान करके रखा है और उसे फुलफिल जरूर करेंगे, बस आप अपना कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहें, ना ज़्यादा ना कम। आपके लाइफ में जो आपको आपके लिए बना होगा वो आपको ज़रूर से गॉड देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पोएम ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ हाउ सून हेड टाइम। तो इस तरह से आपको आंसर एग्ज़ाम में लिखनी है। अगर आप यह पोएम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन तो आप अपने आउन वर्ड में और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। मैं बस आपको फॉर्मेट बता दी हूँ, बाकी आपको ही लिखना है किस तरह से आप लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एंड यह जो नोट्स है अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख ले, ज्वाइन कर ले और नोट्स को प्राप्त कर ले। और वेरी सून सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का मैं नोट्स अपलोड करूँगी, तो आपको वहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम में ज़्यादा सर्च करना नहीं पड़ेगा कि इसका नोट्स कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वेरी सुन जब ये सारे सिलेबस ख़त्म हो जाएंगे, सेमेस्टर 1 का ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, सेमेस्टर 2 का पेपर 2 ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाले हैं, तो उसका मैं साथ में आपको ई नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। आप वहाँ पे अच्छे से नोट्स को पा सकोगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।